गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अकाउंट में हम लोग पुरानी बुक के हिसाब से पाठ 10 और नई बुक के हिसाब से पाठ 11 बैंक समाधान विवरण BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट उसको सीख रहे हैं, जिसके लास्ट वीडियो में दोस्तों मैंने आपको यूट्यूब लाइव लेक्चर के माध्यम से बैंक समाधान विवरण का अर्थ, पासबुक का अर्थ, पासबुक का नमूना, रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष और पासबुक के अनुसार बैंक शेष में अंतर के कारण, ये मैंने आपको पिछले YouTube लाइव लेक्चर के माध्यम से सिखाया था, जिसका वीडियो भी आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर स्टैंडर्ड 11th सब्जेक्ट अकाउंट में देख सकते हैं। फिर भी 1 से 2 मिनट में मैं पिछले वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ाया था उसका एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले बैंक समाधान विवरण का अर्थ, बैंक समाधान विवरण क्या होता है? तो बैंक समाधान विवरण यह खाता नहीं है, पत्रक है। सबसे पहली लाइन क्या है दोस्तों कि बैंक समाधान विवरण यह खाता नहीं है, पत्रक है, जिसका उपयोग रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष और पासबुक के अनुसार बैंक शेष में आए हुए अंतरों को खोजकर, अंतर यानी डिफरेंस, आए हुए अंतर को खोजकर उसका मिलान करना है। तो सबसे पहले रोकड़ बही और पासबुक क्या है? तो रोकड़ बही आपने चैप्टर सीख लिया है। रोकड़ बही व्यापारी तैयार करता है, बैंक समाधान भी व्यापारी ही तैयार करता है, यानी हम ही तैयार करते हैं। लेकिन पासबुक व्यापारी के पास होता है, लेकिन उसमें लेखा कौन करता है? बैंक करता है। तो बैंक समाधान विवरण का काम क्या है कि रोकड़ बही जो व्यापारी के द्वारा तैयार किया गया है, पासबुक जिसमें बैंक के द्वारा लेखा किया गया है, उन दोनों के शेष के बीच, बैंक शेष जो निकलता है लास्ट में, उस बैंक शेष के बीच अगर कोई डिफरेंस है, अंतर है, तो उस अंतर को खोज कर कि किस कारण से वो अंतर है, उसका क्या करना है? मिलान करना है। उसके बाद पासबुक क्या है, रोकड़ बही क्या है, ये तो आप पार्ट 6 में सीख ही चुके हैं कि रोकड़ व्यवहारों का लेखाकरण जिस बही में होता है उसे हम रोकड़ बही कहते हैं। लेकिन पासबुक क्या है? तो बैंक की बही में व्यापारी की खाते की नकल, बैंक की बही में व्यापारी के खाते की नकल को हम पासबुक कहते हैं। यानी सब ट्रांजैक्शन तो व्यापारी ही करता है, व्यापारी ही रकम जमा करता है, व्यापारी ही रकम निकालता है, व्यापारी ही चेक लिखता है, लेकिन ये सब, इन सब का लेखा कौन करता है? तो बैंक करती है। उसके बाद मैंने आपको पासबुक का नमूना बताया था, कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर आपको जो मैंने कल सिखाया था वो दिखाई दे। यस, तो देख सकते हैं बैंक समाधान विवरण का अर्थ, पासबुक का अर्थ, पासबुक का नमूना, कुछ तारीख, फिर विवरण, निकाली गई रकम, जमा की गई रकम, शेष, बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर, इस तरह से था। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की रोकड़ बही के अनुसार जो बैंक शेष है और पासबुक के अनुसार बैंक शेष, उसमें अंतर क्यों देखने को मिलता है? तो उसके अलग अलग 12 कारण थे, जिसमें कुछ 3-4 महत्वपूर्ण कारणों को मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सिर्फ 12 कारण लिख लेने, मैंने कल उसको समझाया भी था, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। आपको 3-4 कारण तो कम से कम याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष और पासबुक के अनुसार बैंक शेष में अंतर के कारण क्या है। तो उसमें 3-4 महत्वपूर्ण कारण, जैसे पहला, बैंक में भरे परंतु पासबुक में जमा नहीं हुए चेक। कई बार क्या करते हैं, हमने जैसे ही हमें किसी के पास से चेक मिलता है, हम तुरंत रोकड़ बही में आवक पक्ष में लिख लेते हैं कि भाई इतना पैसा मिल गया, और बैंक में जाके जमा भी करवा देते हैं। लेकिन बैंक में तुरंत ही चेक क्लियर नहीं होता। यानी आपको किसी के पास से, मान लीजिए रमेश भाई के पास से आपको 15,000 का चेक मिला। जैसे ही चेक मिला, आप रोकड़ बही में बैंक के खाने में रमेश भाई लिखकर बैंक के खाने में 15,000 लिख देते हैं, और आप समझ लेते हैं कि अगर बैंक बैलेंस 50 था तो 15 जुड़कर 65 हो गया होगा। बैंक में आपने वो चेक जमा भी कर दिया है, लेकिन तुरंत अगर आप बैंक का स्टेटमेंट निकालेंगे तो उसमें वो 15,000 ऐड नहीं हुआ होगा, क्योंकि चेक क्लियर होने में समय लगता है। तो वो एक कारण हो सकता है। दूसरा, लिखे परंतु प्रस्तुत नहीं हुए चेक। हमने चेक किसी को लिख कर दिया है, जैसे ही हम चेक किसी को लिख कर देते हैं, चेक से चुकाते हैं, तुरंत हम जावक पक्ष में लिख देते हैं कि हमारा उतना पैसा गया। लेकिन जब तक वो व्यक्ति बैंक में वो चेक प्रस्तुत नहीं करेगा, तब तक हमारे खाते में वो रकम कम नहीं होगा। उसी तरह से बैंक ने ब्याज का जमा किया, जो हमें रोकड़ बही में नहीं लिखा है, हमें जानकारी नहीं है उसकी। बैंक ने बैंक चार्जेस का उधार किया, जिसकी जानकारी हमें नहीं है। किसी ग्राहक ने सीधे ही बैंक में भर दिया, उसकी जानकारी हमें नहीं है। तो ये सब कारण है। रोकड़ बही का आय पक्ष का योग कम गिना, अधिक गिना, व्यय पक्ष का योग कम गिना, अधिक गिना, या दूसरी और भी बहुत सारे कारण थे उसमें। तो ये सब कारणों से रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष और पासबुक के अनुसार बैंक शेष में अंतर देखने को मिलता है। तो ये पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था। आपकी कुछ लोगों की शिकायत थी कि वीडियो क्लियर नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने वो वीडियो भी आपको भेज दिया है आपके ग्रुप में, और आपको फिर से मैंने आज समझा भी दिया है। चलिए आज हम सीखते हैं आगे का टॉपिक।
सबसे पहले बैंक समाधान विवरण को तैयार करने की पद्धति। सबसे पहला टॉपिक क्या है आज कि बैंक समाधान विवरण को तैयार करने की कितनी पद्धतियां हैं। तो बैंक समाधान विवरण को तैयार करने की दोस्तों दो पद्धतियां हैं। सबसे पहले जोड़ घटाव की पद्धति और दूसरा है उधार जमा की पद्धति। दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बड़ा क्वेश्चन आता है, जैसे रोजनामचा, सहायक बही और रोकड़ बही में से 8-8 नंबर या 6-6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसी तरह से इस चैप्टर में से भी आपको 6 या 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है। बैंक समाधान विवरण तैयार करने की पद्धति में कितनी पद्धति है? दो पद्धतियां हैं। पहला है जोड़ घटाव की पद्धति और दूसरा उधार जमा की पद्धति। लेकिन हमें कौन सी पद्धति पढ़नी है दोस्तों? तो हमें पढ़ना है उधार जमा की पद्धति। हमें कौन सा पढ़ना है? उधार जमा की पद्धति। हम किसी भी पद्धति से कर सकते हैं, लेकिन हम किससे करेंगे? उधार जमा की पद्धति से करेंगे। तो उधार जमा की पद्धति के अनुसार बैंक समाधान विवरण का नमूना, उधार जमा की पद्धति से हम बैंक समाधान विवरण कैसे तैयार करेंगे तो देख सकते हैं, मैंने उसका नमूना बनाया है। तारीख, जो भी तारीख होगा 31/3/17 या 31/4/17, जो भी तारीख दिया होगा आपके सवाल में दिया होगा, उस तारीख के दिन यहाँ पे नाम लिखना है। रमेश भाई, महेश भाई, गणेश भाई, जिनका भी नाम होगा उनका बैंक समाधान विवरण। कॉलम कौन कौन से? तो क्रम, व्यवहारों का जो क्रम दिया होगा वो क्रम, विवरण यानी यहाँ पे हम अंतर के कारण लिखेंगे कि भाई रोकड़ बही और बैंक पासबुक के बैंक शेष में अंतर का क्या कारण है, वो यहाँ पे कारण लिखेंगे। और उधार या जमा वो हम डिसाइड करेंगे कि उधार करने वाले हैं कि जमा। उसका नियम मैं आपको सिखाऊंगा कि हमें कब उधार करना है और कब जमा करना है। सबसे पहले एक सवाल कैसा दिया होगा? तो एक क्वेश्चन दिया होगा, उसमें आपको तारीख और नाम दिया होगा और लिखा होगा उसका बैंक समाधान विवरण तैयार कीजिए। और उसके तुरंत ही बाद सवाल में आपको रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष, पासबुक के अनुसार बैंक शेष, रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट या पासबुक के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट, इन चारों में से कोई एक चीज दिया होगा। तो उसको जब रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष दिया होगा या पासबुक के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट दिया होगा या पासबुक के अनुसार बैंक शेष दिया होगा, तो उसे हम उधार में लिखेंगे कि जमा में लिखेंगे। तो उसके लिए आपको ये चारों याद करना है कि रोकड़ बही के अनुसार अगर बैंक शेष होगा तो उधार होगा, यानी अगर सवाल में लिखा होगा रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष 5000 तो आपको उधार में लिखना। रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट तो आपको ठीक उल्टा जमा में लिखना। पासबुक के अनुसार बैंक शेष तो जमा में लिखना है, पासबुक के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट तो उधार में लिखना है। ये सब क्या है तो जब सवाल आएगा तो क्लियर हो जाएगा। और ये आपको चारों याद करने की जरूरत नहीं दोस्तों, एकदम आसान तरीका से मैं आपको सिखा दूंगा और अभी के अभी आप चारों याद कर सकते हैं। तो कैसे? तो रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष उधार, तो ये आपको याद नहीं करना है, आपने रोकड़ बही वाला चैप्टर सीखा है। आपको याद होगा कि जब रोकड़ शेष बैंक शेष, जब रोकड़ शेष बैंक शेष लिखा होता था तो हम लोग किस तरफ लिखते थे? तो उधार में लिखते थे। याद होगा आपको, शेष आगे लाए। थोड़ा भी अगर आपको याद होगा, धुंधला धुंधला भी याद होगा, तो याद करिए कि रोकड़ बही का जब चैप्टर सीख रहे थे तो उसमें दिया होता रोकड़ शेष 5000, बैंक शेष 6000। तो रोकड़ शेष बैंक शेष लिखा होता था तो हम किस तरफ लिखते थे? उधार साइड पे लिखते थे, शेष आगे लाए। और वही अगर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया होता था तो हम जमा में लिखते थे, शेष आगे लाए, अगर आपको याद हो तो अगर रोकड़ बही का आपको सिर्फ बैंक शेष याद है तो बाकी के तीनों अपने आप याद हो जाएंगे। कैसे? तो रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष उधार होता है, खाली इतना आपको याद है कि भाई रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष उधार होता है, तो आराम से सोच के बाकी के तीन आप लिख सकते हैं। तो रोकड़ बही के अनुसार अगर बैंक शेष उधार होता है तो रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होगा? तो ठीक उल्टा जमा होगा। अब ये दोनों याद हो गया, रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष बैंक ओवरड्राफ्ट, तो पासबुक का ठीक उल्टा है। कैसे? तो रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष उधार होता है तो पासबुक के अनुसार बैंक शेष क्या होगा? जमा होगा। उसी तरह से रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट जमा होता है तो पासबुक के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होगा? उधार होगा। तो इसको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, या तो दिमाग में बिठा लेना है, समझ लेना है। समझ लेंगे तो भी आप लिख सकते हैं, थोड़ा सोचना पड़ेगा लेकिन लिख सकते हैं। याद कर लेंगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो कैसे याद करना है? तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि भाई रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष उधार, बस उस पर से ही लिंक बनेगा। तो रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होगा? जमा। पासबुक के अनुसार बैंक शेष क्या होगा? मान लीजिए एक लिखा है पासबुक के अनुसार बैंक शेष 6000 और पासबुक तो आपने याद ही नहीं किया है, तो याद करिए कि रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष क्या होता है? तो रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष उधार होता है तो पासबुक के अनुसार बैंक शेष क्या होगा? जमा। उसी तरह से कभी पासबुक के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है तो आप रोकड़ बही को याद कीजिए कि रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता था? तो जमा में लिखते थे। तो पासबुक के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ लिखेंगे? तो उधार में लिखेंगे। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो आज के वीडियो का ये पहला भाग हुआ। अब दूसरा भाग, बैंक समाधान विवरण तैयार करने के महत्वपूर्ण नियम। भाई हम बैंक समाधान विवरण कैसे तैयार करेंगे? अलग अलग आपको
विवरण दिया होगा, एक सवाल में लगभग 7, 8 या 10 विवरण तक दिया हो सकता है और उस पर से आपको बैंक समाधान विवरण तैयार करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे तो बुक में उसका कोई नियम नहीं है, लेकिन मैंने 2 महत्वपूर्ण नियम बनाए हैं। पहला, बैंक ने जो किया है उसकी उल्टी असर, जो असर बैंक ने की है और हमें नहीं मालूम, हमने रोकड़ बही में नहीं लिखा है, उसका हमें क्या करना है, उल्टा कर देना है। ऐसा समझ लेना है कि बैंक हमारी दुश्मन, मजाक से कह रहा हूं लेकिन हमको ऐसा समझकर काम करना है कि बैंक ने जो असर किया है और हमने वो असर नहीं दी है, हमने वो रोकड़ बही में नहीं लिखा है। रोकड़ बही में कौन लिखता है, हम लिखते हैं, व्यापारी लिखता है। और बैंक में कौन लिखता है, बैंक के अधिकारी कर्मचारी लिखते हैं। पासबुक में एंट्री कौन करता है, तो बैंक के कर्मचारी द्वारा, उनके सॉफ्टवेयर द्वारा पासबुक में एंट्री होती है। तो जो एंट्री बैंक में हो गई है, बैंक में उसका लेखा पासबुक में हो गया है और हमें उसकी जानकारी नहीं है, हमने उसे रोकड़ बही में नहीं लिखा है, तो हम उसका क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। यानी बैंक ने जमा कर दिया है तो हम क्या कर देंगे, उधार कर देंगे। बैंक ने उधार पासबुक में नहीं उधार कर देंगे। मैंने क्या कहा था, 3 चीजें बनती है, रोकड़ बही, पासबुक और बैंक समाधान विवरण, जिसमें से रोकड़ बही भी व्यापारी तैयार करता है और बैंक समाधान विवरण भी व्यापारी ही तैयार करता है। तो अगर बैंक ने जमा कर दिया है तो हम उधार कर देंगे, तो किस में उधार कर देंगे, तो बैंक समाधान विवरण में उधार कर देंगे। जब सवाल आएगा हम लिखेंगे तो आपको ज्यादा ख्याल आएगा। और दूसरा, रोकड़ बही में लेखा हो गया है, यानी हमने लेखा कर दिया है, जमा या उधार जो भी करना था कर दिया है, बैंक में नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सीधी असर। सीधी असर का मतलब हम वो लेखा कर देंगे। जैसे बैंक में भरे परंतु बैंक में जमा नहीं हुआ है तो हम जमा कर देंगे। अब उसके लिए मैंने कुछ उदाहरण, महत्वपूर्ण उदाहरणों को भी लिया है जो हर सवाल में लगभग आएगा। ये 5 जो उदाहरण देख रहे हैं लगभग सभी सवालों में होगा। ये इतना बोलने के बावजूद भी अगर आप इसे याद नहीं करेंगे तो फिर ये बेवकूफ़ी जैसा होगा। ठीक है, ये लगभग 5 के 5 जो उदाहरण दिख रहा है, महत्वपूर्ण उदाहरण, वो लगभग सभी सवालों में होगा। तो पहला क्या है, बैंक में भरा। यहाँ पे नियम याद रखिए, जो बैंक ने किया है उसका उल्टा करना है, और जो हमने किया है और बैंक में नहीं हो पाया है तो हम क्या करेंगे, सीधा मतलब कर देंगे। तो जैसे पहला, बैंक में भरा, भरा मतलब जमा किया। जो पासबुक में जमा नहीं हुआ है, पासबुक में जमा नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, जमा कर देंगे। जैसे लिखा होगा 5,000 का चेक बैंक में भरा परंतु बैंक ने अभी तक पासबुक में जमा नहीं किया, तो हमें भी वो लाइन लिखनी है देखकर ही विवरण में। यहाँ ऐसे विवरण में लिखना है, नंबर 1, बैंक में भरा परंतु पासबुक में जमा नहीं हुआ है तो हमें क्या करना है, जमा कर देना है। तो जमा में लिख के जाके लिख देंगे 5,000 ऐसे। दूसरा, लिखे परंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ। प्रस्तुत होना मतलब उधार नहीं हुआ। हमने लिखा मतलब हमने दे दिया है चेक, हमने उधार कर दिया है रोकड़ बही में, लेकिन अभी तक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ। प्रस्तुत होना मतलब उधार होना, याद रखिए। भरना मतलब जमा करना, वसूल करना मतलब भी जमा करना, और प्रस्तुत करना मतलब उधार करना। हमने तो लिख दिया है, हमने दे दिया है, हमने उधार कर दिया है, लेकिन अभी तक भुगतान के लिए बैंक में क्या हुआ है, प्रस्तुत नहीं हुआ है। तो प्रस्तुत नहीं हुआ है तो प्रस्तुत कर देंगे। प्रस्तुत करना मतलब उधार करना, तो उधार कर देंगे। जैसे 4,000 का चेक लिखा परंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ तो प्रस्तुत कर देंगे। प्रस्तुत करने का मतलब होता है उधार करना। अभी तक नहीं जानते थे लेकिन अब से तो जान सकते हैं ना आप। प्रस्तुत करने का मतलब क्या होता है, उधार करना, तो उधार कर देंगे कितना, 4,000। अब ये तो कौन सी असर थी, ये वाली थी कि हमने लेखा किया था, बैंक में नहीं हो पाया था तो हमने कर दिया, सीधी असर। अब उल्टी असर, बैंक ने ब्याज का जमा किया। बैंक जो भी करेगी उसका उल्टा। बैंक ने, यहां देखिए मैंने अंडरलाइन किया है, बैंक ने ब्याज का क्या किया है, जमा किया है, जो हमने रोकड़ बही में नहीं लिखा है। तो बैंक ने जमा किया है तो हम क्या करेंगे, उधार कर देंगे। जैसे बैंक ने ब्याज का 200 जमा किया जिसकी जानकारी हमें नहीं है या जो हमने रोकड़ बही में नहीं लिखा है तो हम क्या कर देंगे, उधार कर देंगे। उसी तरह से बैंक ने बैंक चार्ज का उधार किया। बैंक ने बैंक चार्ज का क्या किया, उधार किया, तो हम क्या कर देंगे, जमा कर देंगे, उल्टा। उसके बाद किसी एक ग्राहक ने सीधे ही बैंक में भरा, भरा मतलब जमा कर दिया, बैंक में जमा हो गया है और जिसकी जानकारी हमें नहीं है, हमने रोकड़ बही में नहीं लिखा है, यानी हमें बताए बिना हमने उससे मांगा होगा 2-3 बार, तो उसने सोचा होगा देना ही है तो उसने बैंक में जमा कर दिया है सीधे सीधे, और हमें उसकी जानकारी नहीं है तो उसने क्या कर दिया है, बैंक में जमा कर दिया है, तो हम क्या कर देंगे, उधार कर देंगे। और इसके अलावा ऐसे तो बुक में आपके कम से कम 29-30 अलग अलग कारण दिए हुए हैं कि कब उधार करना है, कब जमा करना है। उसका भी PDF में आपको भेजूंगा, उसे भी आप अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिएगा। याद करने की जरूरत नहीं है, इतना भी आप याद कर लेंगे तो बहुत है। आपको याद करना है ये और ये, और इन सबको नोट कर लेना है। कल के लाइव लेक्चर में मैंने जो आपको थियरी लिखवाई थी, बैंक समाधान विवरण का अर्थ, पासबुक का अर्थ, पासबुक का नमूना, और रोकड़ बही और बैंक पासबुक के बैंक शेष में अंतर आने के कारण,
वो पूरा लिखना है। और आज जो मैंने आपको लिखवाया बारी बारी से बैंक समाधान विवरण तैयार करने की पद्धति, फिर उधार जमा की पद्धति से बैंक समाधान विवरण का नमूना, फिर रोकड़ बही पासबुक के अनुसार जो रोकड़ शेष या बैंक शेष या बैंक ओवरड्राफ्ट उधार होता है कि जमा, वो लिखवाया, वो करना है। उसके बाद बैंक समाधान विवरण तैयार करने की नियम, महत्वपूर्ण नियम, 2 नियम मैंने लिखवाया है और कुछ उस नियम पर से कुछ उदाहरण लिखवाया है, वो आपको पूरा अच्छी तरह से लिख लेना है। और इसके अलावा मैं आपको जो PDF भेजूंगा उस PDF को आपको पढ़ लेना है। ऐसे आपके बुक में भी है, वो तो बुक में खोज कर उसमें भी पढ़ सकते हैं आप। ये जैसे मैंने आपको 5 व्यवहार लिखा है, उसमें 24-25 व्यवहार लिखे हैं, उसको अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो ये चैप्टर आपका पूरा अच्छी तरह से आपको आ जाएगा। इस चैप्टर में हमें करना कितना क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस चैप्टर में हमें हमारे नए सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और 9 करना है, यानी कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन करना है। और उसकी तरह सेम टू सेम उदाहरण है, उसे आपको होमवर्क के रूप में बारी बारी से करना रहेगा। कितने क्वेश्चन करने हैं, तो 4, 5, 6, 7 और 9, कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन। और उसी तरह से सेम टू सेम उसके जैसा उदाहरण है 5, वो हम करेंगे तो ये चैप्टर हमारा दोस्तों पूरा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।